क्लाउड लेविस स्ट्रॉस, नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, आज हम इन थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थिंकर थे। ठीक है, हमारे सोशियोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करूँ तो इनका जन्म 28 नवंबर 1908 फ्रांस में हुआ था। ठीक है, बेसिकली ये बेल्जियन बॉर्न थे। ओके, बेल्जियन बॉर्न पर्सन थे, फ्रेंच के। ठीक है, ये जो थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंड ये एथोनोग्राफर भी थे। एथनोग्राफर्स आपको पता है ना क्या होता है? एथनोग्राफर्स वो होते हैं बेसिकली जो एक नेचुरल सेटिंग एनवायरनमेंट में किसी भी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ के जो भी सोसाइटी को, बट दे आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग द थिंग्स। एक्सपेरिमेंट ये नहीं करते हैं, दे यूज टू ऑब्जर्व। वो वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी को और सोसाइटी की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फिर आगे इनकी बात मैं करूँ तो इन्होंने काफ़ी थ्योरीज दी, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म। इन्होंने क्या करा? स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया। और दूसरा इन्होंने बोला स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी पे भी इन्होंने क्या करा? अपना काम करा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब ये इन्होंने जो है काफ़ी फ्रेंच के कॉलेज में सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एज अ चेयर पर्सन भी रहे हैं। ठीक है, बाकी ये काफ़ी मेंबर्स ऑफ सोशल साइंस स्टडीज़ के जो कॉलेजेस थे उसमें जो है एडवांस स्टडीज़ के जो है मेंबर भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ काफ़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी भी रह चुके हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी उनको हम देख लेते हैं। ये बहुत ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये आपको कहीं ना कहीं याद भी रहनी चाहिए। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ट्रिस्टी ऑफ ट्रेपिक्यूज, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये और ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सैविज माइंड तीसरी, दिस वन, एंड माइथोलॉजी क्यूज। सिर्फ ये पूछ लेगा और आपसे ये बुक्स के बारे में पूछ लेगा कितने उसमें हुए, या मैच द कॉलम में भी दे सकता है। तो ये सारी बुक्स जो है आपको पता होनी चाहिए। जेलस पॉटर, द वियर फ्रॉम अफार, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कुछ बुक्स इनकी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इन्होंने कुछ अपनी की थ्योरीज दी। की थ्योरीज कौन से? जैसे स्ट्रक्चरलिज्म पे इन्होंने बात करी, बाइनरी अपोजिट्स पे बात करी, इन्होंने स्टडी ऑफ किनशिप अलायंस थ्योरी पे बात करी, टोटलिज्म पे बात करी, स्ट्रक्चरल ऑफ मिथ्स पे बात करी, जो कि एक बुक भी है इनकी, माइथोलॉजीज। ठीक है, क्यूलिनरी ट्राइंगल पे बात करी। एक कॉन्सेप्ट और इसमें जो रह रहा है वो है फोनेम का। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। बाकी फिर हमारा इनका जो क्लाउड लेविस स्ट्रॉयस का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो आज हम इसी लेक्चर में देख लेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, वो है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी ठीक है इसका मतलब क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चरल हम देख चुके हैं अपने पहले भी लेक्चर्स में, कि जो बहुत सारे जो थिंकर, जैसे मेलानोस्की में बताया, रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया, बताएंगे। ठीक है, और टेलकोट पार्सन ने बताया, आर के मर्टन ने बताया, तो इन सब ने स्ट्रक्चरलिज्म की एक परिभाषा जो है आप इसमें बताई। अब ये बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म है क्या इन जनरल हम देखें तो? स्ट्रक्चरलिज्म मैंने आपको कई बार लेक्चर में समझाया है कि स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। तो देखो, बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म क्या है कि स्ट्रक्चरलिज्म में आप क्या करते हो? किसी सोसाइटी के बारे में क्या करते हो? आप स्टडी करते हो। ये हमारी कोई भी क्या हो गई? सोसाइटी हो गई। ओके, अब सोसाइटी के बारे में आप क्या करोगे? स्टडी करोगे। ठीक है, अब उस सोसाइटी में स्टडी किस चीज़ की करोगे? या तो आप वहाँ के कल्चर के बारे में देखोगे कि कल्चर कैसा है। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में पढ़ सकते हो, फैमिली सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, रिलीजन के बारे में पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे आप क्या करोगे? उस सोसाइटी में आप बहुत सारी सोसाइटी की जो की स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आप क्या करोगे? पढ़ोगे। अब कैसे पढ़ोगे? अब इसमें आप स्टडीज़ की कैसे करोगे? क्वेश्चन तो यहाँ उठता है। क्वेश्चन तो इसका जवाब ये है कि आप वहाँ पे क्या पढ़ोगे कि वहाँ पे लोग जो हैं वो कैसे सोचते हैं। ठीक है, कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो ये हो गया स्ट्रक्चरल। तो किसी सोसाइटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना कि वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरलिज्म। ये समझ में आया? तो सिंपल भाषा में कहूँ कि हम अगर आपको किसी सोसाइटी के बारे में पढ़ना है तो आपको उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये चीज़ है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के से भी समझा देता हूँ कि जैसे आप फैमिली के बारे में पढ़ लो किसी सोसाइटी की, तो वहाँ पे आप देखोगे कि फैमिली में जो फादर हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, मदर का क्या रोल है। ठीक है, और या फिर मैं चिल्ड्रंस हैं तो वो फादर्स पर डिपेंडेंट है, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। मदर का रोल क्या होता है? ठीक है, वो हाउस वाइफ है या बाहर जा रही है या बच्चों को नरिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या पढ़ रहे हो, एक दूसरे की डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरलिज्म। इतना समझ आए? अब देखते हैं कि लुइस स्ट्रॉस जो है वो किस तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म को ढालते हैं अपने स्टडीज़ में। तो लुइस स्टडीज सेड दैट ऑल कल्चर आर बुilt ऑन हिडन स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन माइंड्स, मतलब कि सभी संस्कृतियां मानव मस्तिष्क में मौजूद छिपी हुई संरचनाओं पर आधारित होती हैं। ठीक है, अब ये कैसे वो कह रहे हैं? वो ये सोच के कह रहे हैं कि भाई जो आपको सोसाइटी में दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो मानव के जो ब्रेन में, ठीक है, माइंड में जो है क्या है? वो हिडन स्ट्रक्चर्स पहले से ही वो डेवलप होते हैं कल्चर्स के। ठीक है, कैसे? अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो जैसे मानो कि मृत्यु है, मतलब डेथ है, तो ठीक है, उसने डेथ तो हिडन स्ट्रक्चर ही है कि डेथ है, तो वो सोचेगा डेथ है, अच्छा नहीं,
तो जो डेथ है वो कैसे दिखेगी, तो वो डेथ का वो अपोजिट बाइनरी मन में ही क्या सेट कर लेंगे कि अच्छा डेथ तो लाइफ होगी, मतलब एज अ बाइनरी अपोजिट की डेथ। तो इनने जो मेथोडोलॉजी अपनाई वो इसमें ये थी बाइनरी अपोजिट्स की। तो वो इस तरीके से देखते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे मान लो आप कोई भी मिथ्स हैं जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे कोई भी मिथ है वो आपने इंडिया में देख लिया या अफ्रीकन सोसाइटी में देख लिया या अमेरिकन सोसाइटी में देख लिया या ग्रीस में देख लिया, जहाँ कहीं भी देख लिया, वो तो आपको दिखेंगे कैसे कि डिफरेंट है। बट जब उसको आप पढ़ने जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको सेम ही दिखेंगे। जैसे किस हर मिथ में कोई तो हीरो होगा तो कोई विलन भी है, तो ये हर सोसाइटी में कॉमन है, ठीक है। कहीं लाइफ है तो उसका डेथ भी है वहाँ पे है, तो ये भी कॉमन आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं पे संतुलन बना हुआ है तो असंतुलन भी है। तो जो हमारे स्ट्रॉस भाई साहब हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, उनका कहने का ये मतलब है कि भाई जो कल्चर है वो जो है हिडन स्ट्रक्चर्स में ही है, वो ह्यूमन माइंड में पहले से ही वो बना के बैठे हुए हैं। जैसे और मैं आपको समझाऊं कि लुईस स्ट्रॉस ये कहते हैं कि जो ह्यूमन का कल्चर है ना, जो मानव का कल्चर है, वो ना एक हिडन स्ट्रक्चर की तरह है। जैसे आदमी के दिमाग में पैटर्न्स होते हैं ना, शेप्स होते हैं, पैटर्न्स होंगे वो जो सोचता है उनके पैटर्न, तो वैसे ही आपकी सोसाइटी में भी होता है। जैसे आपका, अगर मैं किनशिप की बात करूं, जो आपके रिलेशन है आपके कज़न के साथ, ठीक है, रिचुअल्स हैं, ठीक है, कुछ सोशल बिहेवियर्स हैं, तो वो सब जगह कॉमन ही है हर सोसाइटी में, ठीक है। बट जो आपको सतही तौर पर वो सबसे अलग अलग दिखेंगे, बट जो बेसिक नेचर है वो कॉमन ही दिखेगा। तो वो उन्हें वो बाइनरी अपोजिट्स की तरह देखते हैं। जैसे कि भाई रॉ है, कोई रॉ चीज़ है तो वो आपको कुक्ड भी मिलेगी, अगर मेल है तो फीमेल भी होगा, लाइफ है तो डेथ होगी। तो आपको ये समझ में आया, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो लुईस स्ट्रॉस ने कहा कि ये सभी सांस्कृतिक कल्चर मानव मस्तिष्क में मौजूद छुपी संरचनाओं पर आधारित होती है। ये संरचना लोगों के सोचने, बोलने और मिथकों पर, परंपराओं को बनने के तरीकों को प्रभावित करती है। क्या है कि जो आदमी का थॉट है, जो ह्यूमन का थॉट है, जो भी वो सोच रहा है, ठीक है, उसी के आधार पे तो कल्चर डेवलप हो रहा है, ऐसा किनका मानना है, क्लॉज भाई साहब का। और वो कैसे होता है, वो बाइनरी अपोजिट्स की तरह होता है। जैसे सबसे पहले मानो अर्ली ह्यूमन बींग्स आए तो वो क्या हुए, वो जीवित ही दिखे। जब उनको पता लगा कि भाई ये तो लाइफ है, तो उसमें से कोई मर गया तो उन्हें समझ में आया कि डेथ भी है। तो लाइफ है तो डेथ भी होगी। अगर सूरज उग रहा है तो वो क्या है, वो नीचे ढलेगा भी। तो यही ऐसे बाइनरी अपोजिट्स करके वो मेंटल फ्रेम में क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। तो उनका ये मेन आइडिया था कि पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड यूजिंग बाइनरी अपोजिट। बाइनरी अपोजिट्स किस तरह देखते हैं, जैसे लाइफ है, डेथ हो गई, गुड है तो इविल होगा, रॉ है तो कुक्ड होगा। दीज अपोजिट फाउंड मिथ्स, लैंग्वेज, फूड्स, कस्टम्स इन एवरी कल्चर। तो ये सारे कल्चर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं सतही तौर पर सुपरफिशियल बात करूँ तो ऊपर आपको भले डिफरेंट चीज़ें दिख जाएं, पर सेम सबका बेस एक ही रहेगा। अगर हीरो है तो विलन भी मिलेगा आपकी इसी स्टोरी में, ठीक है। अगर आपको कहीं रॉक फूड मिल रहा है तो कुक्ड भी दिखेगा। तो ये क्या है, बाइनरी अपोजिट्स है। तो लोग दुनिया के को द्वैतीय विरोध, यानी द्वैतीय विरोध मतलब बाइनरी अपोजिट्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इस तरह, यह विरोध हर संस्कृति के मिथकों, भाषाओं, भोजन और रीति रिवाजों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की तरह ले ले, मिथ ले ले, जैसे मैनी कल्चर हैव स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड इवल्स, लाइट एंड डार्क, दिस शोज कॉमन थिंग्स पैटर्न्स। फिर कुछ फूड की कुलिनरी ट्रायंगल की बात करूं, जो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट यही शोड हाउ पीपल डिवाइड फूड्स इनटू रॉ, कुक्ड एंड रॉटन, अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर। किंगशिप की बात करूं तो मैरिज और फैमिली रूल्स हैं डिफरेंट ट्राइब्स के, बाद पैटर्न तो एक ही है, ट्रेडिंग वाइफ्स बिटवीन ग्रुप्स। जैसे माता जी जो है, ठीक है, ठीक है, वो क्या है, शादी होके किसी और घर में भी जाती है। जो लड़की होगी, जो गर्ल होगी, वो शादी होके किसी और घर में जाएगी। ये आपको हर जगह कॉमन मिलता है। तो ये क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा, बट पैटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। इन शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि दैट लिविंगस्टन थॉट दैट डीप मेंटल स्ट्रक्चर शेप्स ऑल कल्चरल इन सिमिलर वेज इवन इफ द सरफेस लुक्स डिफरेंट। तो वही चीज़ है कि सरफेस पे आपको चीज़ें भली डिफरेंट दिख जाए, लेकिन जो बीनीथ जो ट्रुथ है वो यही है कि ऑल द थिंग्स आर कॉमन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर नाउ द कॉन्सेप्ट कम बाइनरी अपोजिट। तो बाइनरी अपोजिट्स क्या है, बाइनरी अपोजिट्स हमने देखा एक मेथोडोलॉजी है लुईस स्ट्रॉस की, जिससे वो ये सोच देखते हैं कि हर सोसाइटी में जो है चीज़ें तो सेम ही हैं एट द ग्राउंड लेवल, बट जो सरफेस पे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो क्या है, वो डिफरेंट है। अब इसको समझते हैं कि बाइनरी अपोजिट क्या है। तो बाइनरी अपोजिट बेसिकली होते हैं कि जो पेयर ऑफ अपोजिट आइडियाज दैट ह्यूमन यूज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो ये वो आइडियाज़ है जो मानव जो है क्या करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को समझने के लिए करता है। जैसे ऐसे विचार के जोड़े होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं और जिसकी उपयोग मनुष्य दुनिया को समझने के लिए करते हैं, ठीक है। अब जो अकॉर्डिंग टू जो लिवाइस स्ट्रॉस है, आर माइंड नेचुरली थिंक्स इन कॉन्ट्रास्ट। जो हमारा दिमाग है वो दो तरह से, जैसे अगर कोई कुछ चीज़ हॉट है तो वो कोल्ड भी होगी, कोई अच्छी है तो बुरी भी होगी। तो बाइनरी अपोजिट्स हो गए। दीज अपोजिट्स ऑल्सो हेल्प अस मेक अ सेंस ऑफ मिथ, स्टोरीज, कल्चर एंड लैंग्वेज।
तो ये जो अपोजिट्स हैं ये हमें बहुत और सारी चीज़ों पर सोचने पे भी मजबूर करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, लाइफ है तो डेथ भी होगी, ठीक है, मेल है तो फीमेल भी होगा, ठीक है, तो ये अगर कोई हीरोइन है तो हीरो है, या हीरोइन है तो कोई विलन भी होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बाइनरी अपोजिट्स है। ये आपको हर कल्चर में, अफ्रीकन कल्चर हो चाहे XYZ कोई भी कल्चर हो या कोई भी सोसाइटी हो, वहाँ पे आपको उन स्टोरीज में, कल्चर्स में, लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगे। मिथ्स एंड ट्रेडिशन फ्रॉम ऑल कल्चर ऑफन ऑर्गेनाइज मीनिंग यूजिंग दिस। अब जो मिथ्स और ये ट्रेडिशंस हैं वो सारे कल्चर में ऑफन सेम ही मीनिंग जो है क्या करते हैं, इन्हीं पेयर्स की वजह से निकलते हैं, ठीक है। नेचर या कल्चर हो गया, मैन एंड वुमेन का हो गया, रॉ वर्सेस कुक्ड हो गया, तो ये मैंने आपको एग्जांपल सब जान दिया। फिर बाइनरी अपोजिट्स आर बेसिक मेंटल टूल्स वी यूज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक टूल्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, विश्व को समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। लिविस स्ट्रॉस यूज देम टू स्टडी कल्चर एंड मिथ्स, तो इन्होंने किस चीज़ के लिए इसका यूज़ करा, कल्चर और मिथ्स को पढ़ने के लिए। तो सेम ही चीज़ हिंदी में लिखी है, तो आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। फिर किनशिप एंड अलायंस थ्योरी, अब किंगशिप और अलायंस थ्योरी की तो लुइस जो स्ट्रॉस है वो कहते हैं कि उन्होंने जो समाज पढ़ा, जो सोसाइटी पढ़ी, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जो फैमिलीज़ है, ठीक है, और जो मैरिज है वो एक ऑर्गेनाइज है डिफरेंट कल्चर्स में, ठीक है, बट वो इसमें ये बिलीव करते हैं जो किनशिप है इज़ नॉट अबाउट बायोलॉजी, वो बायोलॉजी का नहीं है बट एक सोशल रूल और एक्सचेंज है। अब ये कैसे, तो वो उनका कहने का मतलब है कि जो किनशिप है ना, जो हमारा कुटुंब है, जो आपस में रिश्तेदार वगैरह हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो बेसिकली ब्लड रिलेशन पे नहीं है, वो ब्लड रिलेशन पे नहीं है, बट वो क्या कर रहे हैं, वो ड्यू टू एक्सचेंज, ड्यू टू किसकी वजह से, एक्सचेंज ऑफ वेमेन, ठीक है, जो वेमेन्स या गर्ल्स होती है जिनकी शादी हो जाती है बिटवीन द ग्रुप्स, इसी की वजह से तो है। जैसे शादी हुई, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर मदर गॉट मैरिड, तो वो एक घर से दूसरे घर में आई, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस चालू हुई, फिर वहाँ पे कजन्स हुए, तो उनके जो कजन्स हुए, तो वो सारे में क्या हुआ, एक सर्टेन रिलेशन ही तो बना, ठीक है, फिर पेरेंट्स का आपके साथ, ठीक है, आपके पेरेंट्स का किसी और के साथ, ठीक है, किसी रिश्तेदारों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, तो उनके भी अलग अलग रिलेशंस बने। तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ये कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, ये एक्सचेंज ऑफ विमेन्स बिटवीन द ग्रुप्स, जैसे जब मैरिज होती है, ठीक है, और इसकी वजह से ही क्या होता है, इसकी वजह से ही हमारा अलायंस जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है, एससी की वजह से हमारा जो है एक क्या गठबंधन होता है। इतना क्लियर हुआ, तो यही हमारी क्या है, अलायंस की थ्योरी है। अब मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, जो मैरिज है, ठीक है, जो हमारी मैरिज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, दो फैमिलीज़ को या आप कह लो किसी क्लैन्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है, आपस में करती है। अब इन कनेक्शन से होता क्या है, कॉपरेशन होगा आपस में, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर कुछ तो डेवलप होगा, पीस मिलेगा, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मैरिज से बनती हैं। अब ये जो चीज़ है ये क्या ब्लड रिलेशन से है, जी नहीं, बिल्कुल भी ब्लड रिलेशन से नहीं है। तो ये क्या किंगशिप फिर ब्लड रिलेशन से हुई, वो भी नहीं हुई, ठीक है, तो किसकी वजह से हुई, मैरिज की वजह से हुई। तो उनका ये मानना था कि मैरिज एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है, जो हमारी अलायंस बनाती है अमॉन्ग द फैमिलीज एंड, ठीक है, उससे हम कनेक्ट होते हैं, और वही हमारी किंगशिप को भी क्या करती है, बेसिकली प्रमोट करती है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ओके। तो किंगशिप आप क्लियर हुई, किंगशिप कैसे आई, अलायंस की वजह से। अब अलायंस कैसे हुआ, थ्रू मैरिज, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि भाई ए ने बी से शादी दी, एक क्लैन ने बी क्लैन को शादी के लिए ब्राइड दी, ठीक है। अब बी ने सी को दी, फिर सी ने वही चीज़ ए को दे दी, तो क्या हुआ, एक अब ये एक अलायंस ही तो क्रिएट हो गया आपस में, और ये किंगशिप डेवलप हो गई, किंगशिप, ठीक है। तो इनका आपस में ऐसे करके सबके अपने आपस में रिलेशंस बन रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उससे किंगशिप डेवलप हुई। तो जो अलायंस थ्योरी है, ठीक है, जो अलायंस थ्योरी है वो मैरिज की वजह से ही एक सोशल रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है, किंगशिप क्रिएट कर रही है, और वो कैसे हो रहा है, थ्रू द एक्सचेंज ऑफ विमेंस, ठीक है। अब अब ये जो एक्शंस ऐसे नहीं होते कि रैंडम उठा के कर दिए। जब भाई शादी के लिए होता है तो सर्टेन एक रिचुअल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो वही सिस्टम को फॉलो करते हुए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ विमेन होता है, मैरिज होती है। इतना क्लियर हुआ, बस यही कॉन्सेप्ट है अलायंस थ्योरी का, किनशिप का, ठीक है। तो गठबंधन सिद्धांत आपको समझ में आ गया। फिर बात करते हैं इसके कुछ और एग्जांपल की, जो भाई लुइस स्ट्रॉस भाई साहब ने देखे थे। जैसे ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ट्राइब्स में, ठीक है, इन्होंने वहां देखा कि वीमेन वर एक्सचेंज बिटवीन क्लैंस टू बिल्ड पीस एंड सोशल बॉन्ड, ठीक है, मतलब मैरिज हो रही है एक क्लैन से दूसरे क्लैन में, ठीक है। क्रॉस कजन मैरिज, इन सम ट्राइब्स अ मैन मैरीज हिज मदर्स ब्रदर्स डॉटर टू कीप द अलायंस ऑन गोइंग, तो मतलब जैसे कि मामा, जैसे मदर है उनके भैया की जो लड़की है उससे भी शादी कर दे रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस कदन, ठीक है, अलायंस हो रहा है, ताकि ये अलायंस हमारा क्या है, सस्टेन और आगे बढ़ता रहे। आज भी साउदर्न सदर्न इंडिया में होता है, ठीक है। फिर इंसेस्ट टैबूज,
फाउंड इन ऑल सोसाइटीज, इट फोर्सेस पीपल टू मैरी आउटसाइड द फैमिली, फॉर्म न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब भाई सोसाइटी के बाहर जाके शादी करने में, ठीक है, आउटसाइड द फैमिली या मैरी आउटसाइड द फैमिली जैसे इसमें हो गया, एंड फॉर्म न्यू रिलेशनशिप, इससे क्या होता है नए नए रिलेशनशिप भी बनते हैं। जैसे मानो एक क्लैन की दूसरी क्लैन के लड़के से शादी करा दी या लड़के से शादी करा दी, तो क्या हुआ, वो एक तरीके का जो नया फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप ही तो बनेगा, नया फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप भी तैयार होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे जो लुइस स्ट्रॉस ने दिए थे। तो सेम चीज़ हिंदी में लिखी जो मैंने आपको समझाया। अब टोटेज्म, ये इनका अलग कॉन्सेप्ट था। अब टोटेज्म क्या होता है, देखो ये हमने डरकहाइम वाले लेक्चर में ही पढ़ा था। डरकहाइम ने बेसिकली इसका क्या दिया था, ये मान लीजिए कि फाउंडिंग फादर है इसके टोटेज्म के। ठीक है, तो उन्होंने ही समझाया था। उन्होंने बोला कि भाई टोटेज्म क्या है, इसके लिए आप लेक्चर जो हमारा डरकहाइम वाला है उसमें जाना, और अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करना। ठीक है, ओके। तो टोटेज्म लुइस स्ट्रॉस के हिसाब से क्या है, टोटेज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग ह्यूमन ग्रुप्स लाइक क्लैंस विद एनिमल्स, प्लांट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट कॉल्ड टोटम्स। एग्जाम्पल, अ ट्राइब में से वी आर द बियर क्लैन और वी आर द ईगल क्लैन। देखो बात सिर्फ इतनी सी है, टोटम्स वो हो गया कि जैसे सेक्रेड कोई चीज़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो एक पर्टिकुलर पेड़ पे जाके क्या करती हैं, वहाँ पे जाके उसकी पूजा करती हैं, एक टाइम पे वर्शिप करती हैं, सर्टेन रिचुअल परफॉर्म करती हैं। अब वो रिचुअल्स जो है लॉन्ग टर्म तक चलते आ रहे हैं। अब वहाँ पे जाके जो सोसाइटी पूरी है ट्राइब्स वाली, वो वहाँ पे जा रही है, तो उनको कुछ नई नई फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, टुगेदरनेस की फीलिंग आ रही है, कॉन्शियसनेस की फीलिंग आ रही है। ठीक है, और एक अलग एनर्जी सी महसूस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये उस टोटेज्म की जो वो टोटेज्म का क्या है, ये बेसिकली फीचर्स हो रखे हैं उनके कि जो भाई ट्राइब्स वहाँ पे जा रही है, ये चीज़ें रिचुअल परफॉर्म कर रही है, उन्हें इस चीज़ का एक फॉर्म जो है महसूस हो रही है। अब इसी चीज़ को आप रिलेट कर दो किससे, आर के मर्टन के किससे, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन से। ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे, अगर आपने पढ़ा होगा आपको समझ में आएगा कि भाई मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है, कि यहाँ पे जाके आपने सर्टेन रिचुअल परफॉर्म करे, लेकिन आपको लेटेंट फंक्शन भी तो वहाँ पे दिख रहे हैं, वो क्या है कि भाई टुगेदरनेस की फीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस हो रही है, सब एक साथ है। तो ये आगे धीरे धीरे आपके रिचुअल्स जो है बढ़ते चले जाते। तो अब बेसिकली यहाँ टोटम क्या हो गया, ये पेड़ हो गया। टोटम को एक बहुत ही सेक्रेट चीज़ मान ली कि यहाँ इनको लगता है कि ये जो फीलिंग्स आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है कि हम इसके पास आके इसकी पूजा कर रहे हैं, तो इसको एज अ गॉड भी ये सेक्रेट चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि पीपल है या पीपल का पेड़ है, ठीक है, तो जो पीपल का पेड़ है बेसिकली वो क्या, उसको भी तो लोग शाम को दिए लगाने जाते हैं, बत्ती लगाने जाते हैं, कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंग नजर आती है उसमें। बट उसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, ठीक है, एक्चुअल में रीज़न ये है कि वो रात में भी ऑक्सीजन देता है। अब रात में भी ऑक्सीजन देता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये एक रिचुअल ऐसा क्रिएट कर दिया कि उस पेड़ को ना काटा जाए। इतना क्लियर हुआ, तो बस यही चीज़ है टोटोज्म। तो टोटमवाद वह प्रथा है जिसमें मानव समूह जैसे कबीले खुद को किसी जानवर, पौधे या प्राकृतिक वस्तु जिसे टोटम कहा जाता है इससे जुड़ते हैं, मतलब उसे एक सेल्फ डिक्लेयर रिलेशंस की तरह महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई जनजाति कहती है हम भालू कबीले के हैं, हम गरुड़ कबीले लोग हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग उससे कहते हैं कि अब गरुड़ क्या हो गया या फिर भालू क्या हो गया, ये भालू है, बियर है, तो उन्होंने उसको क्या मान लिया, एक टोटम मान लिया कि उनके लिए बहुत शुभ है। ठीक है, उनके लिए बहुत पवित्र है, उनको देखना कभी भी, अगर वो उसको मान रहे हैं तो कभी भी उसका शिकार नहीं करेंगे। तो एक सेक्रेट चीज़ वो किसी भी चीज़ को मान सकते हैं, जैसे जानवर हो गया, पौधा हो गया, कोई प्राकृतिक वस्तु हो गई, और उसको वो वर्शिप करते हैं, उनसे उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाली फीलिंग आती है। इतनी चीज़ कंफर्म हुई, बस यही टोटम है। अब जो लुइस स्ट्रॉस हैं वो टोटम्स को कैसे देखते हैं, वो बोलते हैं कि जो ही बिलीव टोटम्स नॉट अबाउट रिलीजन, वो रिलीजन की तरह नहीं, बट अबाउट हाउ पीपल क्लासीफाई द वर्ल्ड। वो ये बोलते हैं कि पीपल कैसे उसको क्लासीफाई करता है। पीपल यूज टोटम लाइक एनीवन टू अंडरस्टैंड सोशल डिफरेंसेस लाइक ऑर्गेनाइजिंग ट्राइब्स और फैमिली ग्रुप्स। इट्स अ वे ऑफ यूजिंग नेचर टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो इतना क्लियर हो, जो लुइस स्ट्रॉस कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि जो टोटम है वो क्या है, वो रिलीजियस अबाउट रिलीजियस चीज़ के बारे में नहीं है, वो ये भी है कि ह्यूमन जो है उस चीज़ को कैसे क्लासीफाई कर रहा है। ठीक है, अब जो पीपल है जैसे एनिमल को मान लेते हैं या प्लांट्स को मान लेते हैं या किसी नेचुरल चीज़ को मान लेते हैं, प्राकृतिक वस्तु को क्या मान लेते हैं, टोटम मान लेते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि एक डिफरेंस उन्हें समझ में आता है कि जैसे ट्राइब्स को कैसे वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि लोग टोटम जैसे जानवर का उपयोग सामाजिक भेदों को समझने के लिए करते हैं, जैसे कबीलों या परिवार समूह का व्यवस्थित करना। तो वही चीज़ हो गई, वो उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो करते हैं। तो ये एक, तो यहाँ पे लुइस स्ट्रॉस कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो नेचर को बेसिकली, ये नेचर का तरीका है किसी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का। जैसे हम हमारे जो आगे के थिंकर थे वो क्या करते थे, सोसाइटी को स्टेबल करने की बात करते थे। तो लुइस स्ट्रॉस यहाँ कहते हैं कि जो टोटम है वो सोसाइटी को, नेचर जो है वो क्या करता है, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की क्या है, कोशिश करता है।
जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे दो ट्राइब्स हैं, जो एनिमल का नेम पे रख रही हैं, जैसे ट्राइब ए है वो बियर पे, ट्राइब बी वो ईगल को, दे यूज दीज एनिमल टू शो देयर डिफरेंस बट स्टिल पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। इससे ये क्या शो कर रहे हैं, ये क्या, ये यही शो कर रहे हैं कि भाई जो एनिमल्स है, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकते हैं बट उनकी जो लार्जर सिस्टम में है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो सेम ही है और उसके वो पार्ट है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि वे इन जानवरों का उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि वे अलग है लेकिन एक बड़े सामाजिक ढांचे का वो भी एक हिस्सा ही है। ठीक है, टोटम्स अबाउट यूजिंग सिंबल फ्रॉम नेचर लाइक एनिमल टू अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज ह्यूमन सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं टोटम जो है वो सिर्फ एक सिंबल है, ना कि कोई सेक्रेट या कोई वैसी वस्तु है जो डरखाइम कहते थे। ठीक है, वो सिर्फ एक सिंबल है नेचर का, जो क्या करता है, सिर्फ अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन सोसाइटी को और उसे ऑर्गेनाइज करने की क्या करता है, कोशिश करता है। फिर आगे लुईस स्ट्रॉस कहते हैं कि सो इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर मेंटल कंस्ट्रक्ट नॉट जस्ट अ रिलीजियस बिलीफ। तो ये भी कहते हैं कि भाई रिलीजियस बिलीफ नहीं है वो कोई, वो हमारा एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। जो जो हमारे डरकाइम कहते थे कि टोटम क्या है, एक सेक्रेट चीज़ है। ठीक है, उसके पास लोग आके ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट होता क्या है कि ये जो हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट है कि हमने उसको रिलीजियस बिलीफ में बना दिया, बट रियलिटी में वो क्या है, ये एक नेचर का तरीका है ताकि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और स्टेब्लिश कर सके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फोनेम्स का। ठीक है, फोनेम्स बेसिकली क्या है, फोनेम्स देखो, फोनेम्स कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये अभी स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी लैंग्वेज की। ठीक है, जैसे मानो कि फोनेम्स आर द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट्स। ठीक है, एक सेकेंड, यस, तो दीज आर द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट्स इन लैंग्वेज दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जैसे रैमसन जैकपॉन ने इसको फॉर्म करा था, यूज द कॉन्सेप्ट इज मेथोडोलॉजिकल मॉडल फॉर रिसर्च मॉडल। ठीक है, तो भाई यहाँ पे फोनेम का बेसिकली ये है कि एक साउंड यूनिट है। ठीक है, और वो क्या करती है, उसके चेंज होने से मीनिंग भी वर्ड की चेंज हो जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो पैट एंड बैट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी और बी में ही तो सिर्फ चेंज आ रहा है, पैट और बैट। तो ये क्या है, सिर्फ चेंज हो रही है, उसकी मीनिंग कैसे हो रही है, एक यूनिट के, एक शब्द के बदलने से। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं लुईस स्ट्रॉस भाई साहब के ध्वनि मूल भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है जिससे के बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। मतलब जैसे ही आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे किसको, शब्द को या साउंड को, तो वैसे ही आपका क्या होगा, उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर है। फिर आगे रोमन जॉक्सन ने ध्वनि भूमि की अवधारणा को भाषा विज्ञान में महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया है, मतलब लैंग्वेज स्टडीज़ में। ठीक है, उसको क्या करा है, लैंग्वेज साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उसको विकसित किया है। फिर लेवी स्ट्रॉस ने इस अवधारणा का उपयोग कर अपनी जो मेथोडोलॉजी एक मॉडल के रूप में भी किया। उन्होंने माना कि जैसे भाषा में अर्थ छोटे छोटे ध्वनि मूल की संरचना से बनते हैं, वैसे ही संस्कृति और मिथकों में भी गहरे संरचनात्मक तत्व होते हैं जिन्हें समझकर समाज के विश्लेषण किया जा सकता है। तो बस वही चीज़ है कि जैसी संस्कृति और मिथ्स में कुछ गहरे गहरे जो हमारे बेसिक टॉपिक्स या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको भी समझकर आप क्या कर सकते हो, उनका विश्लेषण कर सकते हो। फोनेम्स का बेसिकली एज अ मेथोडोलॉजी में अपने टूल्स की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी भी रिसर्च में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब उनकी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है द स्ट्रक्चर ऑफ मिथ्स, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ मिथ्स मतलब माइथोलॉजी क्यू। ठीक है, माइथोलॉजी क्यू। अब बेसिकली ये क्या चीज़ है, देखो, तो जो मैथोलॉजी क्यू है ना, जो लुईस स्ट्रॉस भाई साहब ने करा, इनका देखो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको ये बताना था कि जो डिफरेंट डिफरेंट मिथ्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में, ठीक है, वो एक सेम ही मीनिंग परसिस्ट करता है। कौन, सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखो कैसे, जो मेथोडोलॉजी थी उन्हें 4 वॉल्यूम में देखी दी बुक। कैसे, मैंने आपको स्टार्ट में बुक्स देखी होंगी, मैंने आपको बताया था उसमें 4 वॉल्यूम्स की बुक है। तो उसमें उन्होंने हर एक जो है कल्चर की, उन्होंने इंडिजिनियस पीपल्स की मिथ्स की जो है क्या करी, पढ़ाई करी, स्टडी करी इन अमेरिका, और वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को लेके आया। अब वो क्या कहते हैं, लिविस स्ट्रॉस बिलीव दैट मिथ्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर आर नॉट रैंडम सीरीज। ये कोई रैंडम सीरीज नहीं है, दे फॉलो सिमिलर हिडन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क, स्पेशली यूजिंग बाइनरी अपोजिट्स। अब ये चीज़ कैसे, ये वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने एक्स वाई जेड कोई भी सोसाइटीज़ को स्टडी करा, उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो ह्यूमन माइंड्स है ना, जो सिमिलर जो छोटे छोटे हिडन स्ट्रक्चर्स हैं वो सब सेम ही हैं, बट ह्यूमन माइंड्स क्या करता है, बेस्ड ऑन ह्यूमन माइंड्स, वो उनके बाइनरी अपोजिट्स के थ्रू वो क्या करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं वह मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके पर आधारित छिपी हुई है संरचनाओं का पालन करते हैं, विशेष रूप से बाइनरी अपोजिट्स, द्वैती विरोध, जैसे जीवन मृत्यु अच्छा बुरा।
तो बेसिकली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो उनकी मैथोलॉजीज़ हैं, उनने जो काफ़ी वो अपने 4 वॉल्यूम से पढ़ी, उनको यही समझ में आया कि जो बेसिकली जो मिथ्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली हर सोसाइटी में कैसे हैं, सरफेस लेवल पे तो डिफरेंट है, सरफेस लेवल पे तो डिफरेंट है, बट जब कोर में जाओगे तो आपको वो सब सेम ही दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर वो लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो लैंग्वेज की जो ग्रामर है, वह तो मिथ्स की भी तो कुछ ना कुछ ग्रामर होगी, सर्टेन एक पैटर्न्स होंगे, अपोजिशंस होगा, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यही समझ में आ रहा है कि जो भाई कोर आइडिया है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, जो सरफेस पे चीज़ें हैं वो आपको डिफरेंट दिखाई देंगी। क्लियर है इतना? ओके, ठीक है। जो मैंने आपको वही एग्जांपल बताए थे लाइफ एंड डेथ वाला, ठीक है, साथ में मैंने आपको बताया था अगर कोई ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर है, रोल एंड रॉ फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे क्योस भी होगा, नेचर है तो कल्चर होगा, हीरो है तो विलन होगा। तो ऐसे सब क्या होते हैं, माइथोलॉजी के यूज़ होते हैं। इसमें बेसिकली यही है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, वो ये है कि जो मिथ्स हैं वो हमेशा सरफेस पे आपको दिखेंगे, बट जो उनका कोर आइडिया होगा बिल्ट ऑन द सेम मेंटल कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर्स पे ही बने हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो मिथ्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, बट जो उनकी रियलिटी होती है वो हर सोसाइटी में आपको कॉमन ही देखने को मिलेगी। तो जो लुइस स्ट्रॉस है, उनका मेन आइडिया क्या है, ऑल मिथ्स हैव कॉमन पैटर्न्स, ये हम बात कर चुके हैं। इवन इफ द कल्चर आर डिफरेंट, तो कल्चर अगर डिफरेंट है लेकिन पैटर्न तो सेम ही रहेगा। मिथ्स हेल्प पीपल सॉल्व डीपर प्रॉब्लम्स लाइक वाई देयर इज अ डेथ एंड हाउ द वर्ल्ड बिगिंस। तो ये इस तरह की कुछ फिलोसफिकल और मिथ्स वाली चीज़ें आप जो है पढ़ सकते हो। मिथ्स आर स्ट्रक्चर्ड लाइक लैंग्वेज, दे कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मैथमीज एंड दैट कैन रिपीट इन डिफरेंट वेज। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फ्रॉम साउथ अमेरिकन यूथ, अ मिथ माइट टॉक अबाउट अ हीरो गोइंग फ्रॉम नेचर टू कल्चर और फ्रॉम क्योस टू ऑर्डर, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल, दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट हाउ ह्यूमन थिंग्स इन अपोजिट। तो उन्होंने यही बोला कि हीरो जो है वो इज गोइंग फ्रॉम नेचर से कल्चर की तरफ और क्योस से ऑर्डर की तरफ। तो इसमें यही है कि जो जो स्टोरी है वो यही रिफ्लेक्ट करेगी कि ह्यूमन थिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बाइनरी अपोजिट्स। ओके। तो एट लास्ट जो हमारे स्ट्रॉस भाई साहब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मिथ्स हैं आर नॉट जस्ट स्टोरीज, वो सिर्फ स्टोरीज नहीं है, दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक माइंड यूजिंग अपोजिट टू एक्सप्लेन ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर। वो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर किए गए हैं कि जैसे माइंड है वो अपना अपोजिट्स को एक्सप्लेन करता है ह्यूमन लाइफ को, कल्चर के बारे में। तो लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि मिथक सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, वे मानव मस्तिष्क की संरचना की तरह बने होते हैं और विपरीत अवधारणाओं का उपयोग करके जीवन और संस्कृति को समझाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई? तो बेसिकली जो लुइस स्ट्रॉस भाई साहब का कॉन्सेप्ट थे वो स्ट्रक्चरलिज्म आपको समझ में आया, स्ट्रक्चरलिज्म क्या था। फिर मैंने आपको समझाया किनशिप एंड अलायंस थ्योरी, वो भी मैंने बता दी, इसको मैरिज कर लेना तो आपको याद रहेगा। फिर बात करते हैं टोटेज्म की, टोटेमिज्म। टोटेमिज्म भी मैंने आपको बता दिया, जो सेक्रेट वाली चीज़ें हैं, प्रोफेन भी होती है, ठीक है। सेक्रेट तो वही हो गई, मैं एक ने एक कोई भी टोटम क्रिएट कर लिया, मान लो ट्री क्रिएट कर लिया, उसके पास आके रह रहे हैं तो सेक्रेट है, इसको उल्टा प्रोफेन भी होगा। तो यही सब बाइनरी अपोजिट्स होते हैं। फिर बात करता हूँ मैं किसकी, बाइनरी अपोजिट। तो बाइनरी अपोजिट में क्या है बेसिकली कि आप दो तरीक़ों से सोचते हो, अगर गुड है तो बैड होगा, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी अपोजिट से बेसिकली इट इज़ अ मेथड, ठीक है। फिर आता है आपका अगला कॉन्सेप्ट फोरमन। बेसिकली इन दिस क्या है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है। अब जैसे ही आप इसको चेंज करोगे हल्का सा इस साइड या साइड, तो क्या होगा, उनका जो स्ट्रक्चर है, फीलिंग है, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं जो है उसकी चेंज हो जाएंगी। ओके, इतना समझ में आया? तो बस यही थे आज के लुइस स्ट्रॉस भाई साहब, इतना सही है उनके। 1 2 3 4 और 5 कॉन्सेप्ट है, ये आपको, ये तो नहीं कहूँगा बाय हार्ट कर लो, बट एक दो बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको जो है वो रिकॉल करने में आपको फ़ायदा होगा, आप उसको याद करते हो सकते हो और सोच सकते हो, ठीक है। 2x पे चला लेना वीडियो, कोई इशू नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रॉम द क्लास बंक, वेयर लर्निंग इज़ नॉट बोरिंग एंड वी विल फाइंड टू द पॉइंट। सो माई इंटेंशन, माई एम इज़ टू क्लियर योर नेट JRF। बेसिकली हमें करना क्या, हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, अब आप उसको हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर बर्गर खाने गए हो तो आप वहाँ पे रिलेट कर सकते हो, अब मैरिज में किसी की गए तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, रिलीजियस फंक्शन में गए तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हमारे एक और थिंकर बचते हैं जिनका नाम था रेडक्लिफ ब्राउन, वो भी मैं आज ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।